इस खबर पर पूरे देश में इस वक्त डिबेट चल रही है। डिबेट इस बात को लेकर कि अमृतपाल को लेकर कांग्रेस का पक्ष क्या है, अमृतपाल को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है। खालिस्तान को लेकर एक बार फिर से देश में बहस तेज हो गई है और आज जब चन्नी सदन में बोल रहे थे, उन्होंने अमृतपाल को लेकर जो कहा उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया। और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल पर एनएसए लगाकर उसको जेल में डाला हुआ है और उस पर अदालती कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस के सांसद इसे इमरजेंसी बता रहे हैं। संसद में बहस के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार होता है। बजट सत्र को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन बहस के दौरान कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के एक बयान से बवाल मच गया। अलगाववाद और देश को तोड़ने वालों का समर्थन में दिए गए इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस का हाथ अमृतपाल के साथ है। क्या अमृतपाल के खालिस्तान वाले बयान का कांग्रेस समर्थन करेगी। सवाल यह भी उठने लगे कि आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है जो इस संसद में सरेआम अमृतपाल सिंह के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। दरअसल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी संसद में बजट को लेकर सरकार को घेर रहे थे। तभी अचानक अमृतपाल सिंह को वो हीरो बोलने लगे, उनके समर्थन में आवाज उठाने लगे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि बीजेपी वाले हर रोज आपातकाल की बात करते हैं, लेकिन आज देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है। आपातकाल यह भी है कि 20 लाख लोगों की ओर से पंजाब में लोकसभा का सदस्य चुना गया अमृतपाल, लेकिन वो एनएसए के तहत जेल में बंद है। वो अपने क्षेत्र के लोगों की बात नहीं रख पा रहा है। तो चन्नी क्या चाहते हैं कि अमृतपाल को आजाद कर दिया जाए। सुनिए चरणजीत सिंह चन्नी ने सदन में आज क्या कहा। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। चरणजीत के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने चन्नी की मंशा पर सवाल उठाए। वहीं अमृतपाल के समर्थन में बोलते बोलते चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर भी निजी टिप्पणी कर दी, जिसके बाद सदन का माहौल गर्म हो गया। रवनीत सिंह बिट्टू ने चन्नी पर जमकर हमला बोला तो उसके बाद बातचीत तू मैं पर आ गई। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मेरा नाम लिया। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहां के हैं ये पहले बताएं। भाई सोनिया गांधी जी कहां के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान का जो समर्थन है वो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी किया। उन्होंने कहा कि एक चुने हुए व्यक्ति को संविधान के मुताबिक जो सुख सुविधा मिलती है वो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, फिर चाहे मैं हूं, अमृतपाल हो या फिर कोई और ही क्यों ना हो। देखो, मैं वास्तव में मैंने पूरा बयान कोई उनका सुना नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक चुने हुए व्यक्ति को जिस प्रकार की सुख सुविधाएं या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मिलना चाहिए वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो मैं हूं, चाहे अमृतपाल है, चाहे कोई और है। और कानून तोड़ने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है, बीट एनी बडी, चाहे वो चुना हुआ है चाहे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन देश के संविधान के मुताबिक
किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमृतपाल का समर्थन सिर्फ कांग्रेस ने किया हो। इससे पहले अमृतपाल सिंह की एनएसए अवधि काल बढ़ाने की अकाली दल इसका विरोध कर चुका है। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल ने इस कदम को संविधान एवं बुनियादी मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लंघन बताया था। अमृतपाल की एनएसए की हिरासत अवधि 23 अप्रैल 2024 से 1 साल के लिए बढ़ा दी गई थी, जिसका अकाली दल ने विरोध किया था। उधर अमृतपाल सिंह को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी था और कांग्रेस एक खालिस्तानी का समर्थन कर रही है। यह भारत की संप्रभुता पर हमला है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चन्नी के बयान पर मैं इतना ही कहूंगा कि इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी और खालिस्तानी का समर्थन कांग्रेस का, बाहर कांग्रेस जय चन्नी, ये भारत की संप्रभुता पे हमला है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। खालिस्तानियों का समर्थन संप्रभुता पे हमला है, कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ। कांग्रेस की राजनीति और कांग्रेस की रणनीति इसलिए भी समझ से परे है क्योंकि अमृतपाल खुले तौर पर खालिस्तान और खालिस्तानियों का समर्थन करता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या साल 1984 में उनके अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने की थी, लेकिन धमकियों का यह सिलसिला आज भी जारी है। कनाडा में खालिस्तान समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के पुतले लगाकर रैली निकालते हैं। प्रदर्शन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री के पुतले पर गोलियों के निशान दिखाए जाते हैं। कनाडा खालिस्तानी समर्थकों को उसी तरह शरण देता है जैसे कश्मीर में आतंक फैलाने वाले आतंकियों को पाकिस्तान शरण देता है। तो सवाल तो उठेंगे ही। अब चन्नी ने संसद में जिस अमृतपाल की पैरोकारी की, उसकी कुंडली भी मैं आपके सामने खोल देता हूं। वारिस पंजाब दे का प्रमुख है अमृतपाल। 2023 में अमृतपाल और उसके समर्थकों ने थाने पर हमला कर दिया था। अपने साथी को छुड़ाने के लिए इसने थाने पर हमला किया था। हमले के 1 महीने बाद इसे रोडे गांव से गिरफ्तार किया गया। रोडे गांव जनरल सिंह भिंडरेवाले का गांव है। मार्च 2023 से अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अमृतपाल को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया और अमृतपाल पर 12 मुकदमे दर्ज हैं। 2024 में अमृतपाल खडूर साहिब सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर आया। इसी के समर्थन में कांग्रेस के सांसद आवाज बुलंद करते हैं। अमृतपाल आज पंजाब में अलगाववाद का पोस्टर बॉय माना जाता है। अमृतपाल को भिंडरावाले 2.0 भी कहते हैं। दरअसल वो भिंडरावाले की शैली को ही अपनाने की कोशिश करता है। भिंडरावाले की तरह दिखने, भिंडरावाले की तरह चलने, भिंडरावाले की तरह बोलने की कोशिश करता है, उसी की तरह कपड़े पहनता है। भिंडरावाले ने 1980 के दशक में सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग की थी और पूरे पंजाब में कोहराम मचाकर रख दिया था। भिंडरावाले के नापाक मंसूबों को कुचलने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा था। गोल्डन टेंपल में भिंडरावाले का खात्मा हुआ, फिर अलगाववादियों ने बदले की कार्रवाई करते हुए पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या तक कर दी थी। अब खालिस्तान की मांग कब उठी, जिसका समर्थक अमृतपाल है और अमृतपाल के समर्थक कांग्रेस? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। 70 के दशक की शुरुआत में पहली बार खालिस्तान की मांग उठी। चरणजीत सिंह पंछी और डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने मांग उठाई। ब्रिटेन को बेस बनाया और अमेरिका और पाकिस्तान भी गए और 1978 में खालिस्तान की मांग करते हुए दल खालसा का गठन किया। 1980 में भिंडरावाले की एंट्री इसमें हुई और खालिस्तान मुहिम का पोस्टर बॉय बन गया भिंडरावाले। भिंडरावाले ने सिखों को इसके लिए उकसाया भी था। खालिस्तान का मतलब क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। जो पुरोधा हैं, जो करता धरता है, जो बताते हैं। खालसा मतलब द लैंड ऑफ खालसा। खालसा का अर्थ प्योर यानी शुद्ध होता है। खालसा या सिखों के लिए अलग राष्ट्र गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना की। सिखों के 10वें गुरु थे गोविंद सिंह। अब अमेरिका से कनाडा के बीच घूमता गुरु पतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान मुहिम को बढ़ावा देता है, तो पंजाब में खालिस्तान को खाद पानी देने का काम पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान खालिस्तानी समर्थकों को ड्रग्स बेचकर पंजाब में नशे के कारोबार को पुख्ता करता है, मजबूत करता है, इसे फैलाता है। ड्रग्स के कारोबार से मिलने वाला पैसा कनाडा में खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों तक जाता है। कनाडा में भी खालिस्तान समर्थक गैंगस्टर्स ड्रग्स के धंधे में शामिल हैं। लेकिन ये सब लोग खालिस्तान के नाम पर पंजाब के भोले भाले लोगों को बरगलाने में लगे हुए हैं, बरगलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन क्या सवाल यही है कि अमृतपाल जैसे एनएसए जिस पर लगा हुआ है उन जैसे आरोपियों का समर्थन किया जाना चाहिए, वो भी सदन में खड़े होकर? इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, वो आपको बताते हैं। बड़ी खबर कांग्रेस की तरफ से आ रही है। कहा यह जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर कांग्रेस का रिएक्शन सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज लेकर आइए, बड़ी खबर यह आ रही है, चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग न्यूज ये दिखाइए।
चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। जयराम रमेश का स्टेटमेंट आया है, यह चन्नी का निजी बयान है। कांग्रेस ने चन्नी के बयान से किनारा कर लिया है। जयराम रमेश बोल रहे हैं चन्नी का निजी बयान है, यह कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, चरणजीत सिंह चन्नी का निजी बयान। ऐसा माना जाता है कि अकालियों से निपटने के लिए इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले पर दांव चला था, लेकिन हाथ में पावर आते ही भिंडरावाले बेकाबू हो गया। अब भिंडरावाले तो रहा नहीं, लेकिन पंजाब में अलगाववाद की जड़ों को फैला जरूर गया। संसद में चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस अलगाववाद को हवा देने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच जयराम रमेश ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस का बयान नहीं है, कांग्रेस का आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है, यह चरणजीत सिंह चन्नी का आधिकारिक स्टेटमेंट है और यह उनका निजी बयान है। हालांकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी से निपटने के लिए क्या कांग्रेस को अमृतपाल की जरूरत है या फिर अमृतपाल सिंह पर दांव लगाना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। इस तरह के कई सवाल अब सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं और देश भर में चर्चा हो रही है। हालांकि इस बीच एक बार फिर से आपको क्लियर कर दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया है कि यह चरणजीत सिंह चन्नी का निजी बयान है। कांग्रेस पार्टी का इस बयान से आधिकारिक तौर पर कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस उनके इस राय से समर्थन भी नहीं रखती, इत्तेफाक नहीं रखती है। बड़ी खबर एक और आपको बताते हैं, कंगना रनौत एक बार फिर से विवादों में आ रही हैं और सवाल ये उठाए जा रहे हैं क्या कंगना की सांसदी इस बार खतरे में है। पॉलिटिक्स में बॉलीवुड के बाद एंट्री के बाद बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत लगातार चर्चा में बनी हुई है। पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत के कंगना पर किए गए मंडी वाले ट्वीट से बवाल मचा। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद थप्पड़कांड से कंगना चर्चा में आई और उसके बाद कंगना के अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से आधार कार्ड मांगने वाले बयान पर हंगामा हो गया। और अब बॉलीवुड की क्वीन और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक नई मुसीबत में फंसी नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो नॉमिनेशन करने के लिए पहुंची थी और चुनाव से पहले अधिकारियों के सामने नॉमिनेशन फाइल पर दस्तखत कर रही थी। बता दें आपको कि कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को करीब 75,000 वोट से हराकर मंडी से कंगना सांसद बनी, लेकिन फिर कंगना की सांसदी पर खतरे की बात सामने आने लग गई। अपनी सांसदी को बचाने के लिए कंगना को कोर्ट के नोटिस का जवाब देना होगा। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की जीत को कोर्ट में चुनौती दी गई। कंगना के खिलाफ फॉरेस्ट विभाग के पूर्व कर्मचारी लायक राम नेगी ने याचिका दायर की है। उन्होंने हाई कोर्ट से कंगना के चुनाव को रद्द करने की मांग की है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि मंडी के चुनाव अधिकारी ने उनके चुनाव नामांकन पत्र को गलत कहकर खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर कंगना को 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। और इसके बाद से कंगना की संसद सदस्यता को लेकर चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई। कंगना रनौत हिमाचल के मंडी से चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बनी है। कंगना ने मंडी लोकसभा सीट से 74,555 वोट से चुनाव जीती है। कंगना को यहां 5,37,000 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 4,62,000 वोट ही मिल पाए थे। मंडी की जनता ने कंगना को चुनकर भेजा है, लेकिन किन्नौर के लायक राम नेगी का कहना है कि उनके चुनाव नहीं लड़ पाने की वजह से कंगना चुनाव जीतने में कामयाब रही। लायक राम नेगी ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इस बार वो चुनाव लड़ना चाहते थे। चुनाव के लिए उसने वीआरएस लेकर मंडी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन नॉमिनेशन लेटर को रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत तरीके से खारिज कर दिया। कंगना की संसदीय सदस्यता रद्द करने की मांग करने वाले नेगी का कहना है कि नॉमिनेशन के दौरान सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट एक दिन के अंदर सबमिट करने को कहा गया था, लेकिन अगले दिन जब वो ये सब डॉक्यूमेंट जमा करने गए तो रिटर्निंग अफसर ने उसे लेने से इनकार कर दिया और नॉमिनेशन भी खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी है कि उनके डॉक्यूमेंट ले लिए जाते तो कंगना रनौत की जगह वो चुनाव जीत सकते थे। ऐसे में मंडी लोकसभा चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए और वहां पर दोबारा वोटिंग होनी चाहिए, जिसके बाद सवाल उठ रहे कि क्या कंगना की संसद सदस्यता जा सकती है और क्या मंडी में फिर से लोकसभा चुनाव होंगे। वैसे विवादों का यह पहला मामला नहीं है जब कंगना विवादों में आई हूं। मंडी से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अचानक से कंगना रनौत तब सुर्खियों में आई जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना को एक महिला सीआईएसएफ ने थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल नई सांसद बनने के बाद 6 जून को जब कंगना दिल्ली आने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची, तभी सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने चेकिंग के दौरान अचानक से कंगना को थप्पड़ मार दिया,
जिसके बाद बवाल मच गया। घटना के तुरंत बाद इस महिला कांस्टेबल को निलंबित भी कर दिया गया था। दरअसल 2020 में कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने 100 रुपए में धरने में भाग लेने वाले किसानों को लेकर टिप्पणी की थी। उस धरने में कांस्टेबल की मां भी थी, जिसकी वजह से उसने कंगना पर हमला किया। बाद में इस महिला कांस्टेबल का ट्रांसफर बेंगलुरु कर दिया गया और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच भी चल रही है। यही नहीं, सांसद बनने के बाद कंगना अपनी अनोखी डिमांड की वजह से भी पिछले दिनों काफी चर्चा में रही। कंगना ने अपने मिलने जुलने वाले अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए कैसी डिमांड रखी कि विपक्षी नेता के निशाने पर आ गई। दरअसल कंगना रनौत ने मंडी के लोगों से कहा था कि उनसे मिलने के लिए हर आदमी को आधार कार्ड लेकर आना होगा, साथ ही मिलने का मकसद और बाकी जो वजह है वो कागज पर लिख कर लाने होंगे। आपको सुनाते हैं कंगना का वो बयान, जिसमें लोगों से आधार कार्ड लेकर मिलने के लिए कहा गया था। आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुत ज्यादा जो है पर्यटक आते हैं, तो इससे यहाँ आपका आधार कार्ड, मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना जरूरी है। और साथ में जो पार्लियामेंट्री आपका काम है वो भी एक चिट्ठी पे लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। नहीं तो क्या होता है कि टूरिस्ट इतने ज्यादा, मैंने देखा है मनाली में भी आ जाते हैं, कि जो आम लोग होते हैं उनको बहुत असुविधा हो जाती है। तो मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड और पार्लियामेंट्री वर्क जो है उसका लेटर। हालांकि तमाम विवादों के बीच कंगना आज सदन में बोलती नजर आई। एक तरह से डेब्यू हुआ उनका, और हिमाचल प्रदेश की कला शैलियों के विलुप्त होने को लेकर आज उन्होंने सवाल पूछा। महोदय, हमारे मंडी क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी कला शैलियाँ हैं जो विलुप्त हो रही हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो एक घर बनाने की कला शैली है, जिसे काटकुनी कहा जाता है, वहाँ भेड़ और याक की ऊनों से जो है विभिन्न वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे कि जैकेट्स हो गए या टोपियाँ हो गई, शॉल या स्वेटर्स बनाने के जो काम है, जिनका बाहर के देशों में बहुत मूल्य मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ पे पूरी तरह से जो है ये जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम लिए जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर महाराष्ट्र में चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले सियासत में गर्माहट का एहसास होने लगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा आरोप लगा दिया है और कहा है कि उनके पास देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ पेनड्राइव है और पेनड्राइव में कई तरह के सबूत मौजूद है, जिस पर फडणवीस ने पलटवार किया और फडणवीस ने भी देशमुख के कई राज को उजागर करने का दावा कर दिया। तो ये महाराष्ट्र में ये जो पेनड्राइव सियासत चल रही है, ये बहुत दिलचस्प हो गई है। अब महाराष्ट्र के पेनड्राइव सियासत को समझाते हैं और ये भी आपको बताते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पेनड्राइव सियासत का कितना असर होगा। आपको छत्तीसगढ़ याद होगा, आपको इससे पहले मध्य प्रदेश याद होगा जहां एक लाल डायरी सामने आई थी, राजस्थान याद होगा जहां पर लाल डायरी सामने आई थी। और अब सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में पेनड्राइव सियासत का असर देखने को मिलेगा। दरअसल सवाल यह है कि अनिल देशमुख के पास मौजूद पेनड्राइव में कौन से राज दफन है, देवेंद्र फडणवीस के पास कौन सा वीडियो क्लिप है, क्या फडणवीस उद्धव, आदित्य और अनिल परब को जेल भेजना चाहते थे। इसे लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। अनिल देशमुख का दावा यह है कि 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल परब और अजीत पवार के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर एफिडेविट करने के लिए कहा था और इनकार करने की वजह से उनके पीछे ईडी, सीबीआई लगाकर 13 महीने जेल में रखा गया। अनिल देशमुख के आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख के खिलाफ हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। उनके पास ऑडियो वीडियो की कई क्लिप हैं जिसमें अनिल देशमुख ने उद्धव ठाकरे को क्या क्या बोला था, शरद पवार को लेकर भी क्या कुछ कहा गया था। और अगर उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाने का दौर जारी रहा तो उनके पास मौजूद सबूत सार्वजनिक करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। आपको बता दें कि एनसीपी शरद पवार के नेता देशमुख ने अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, क्योंकि मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे कि देशमुख मुंबई पुलिस को शहर के होटल एवं बार मालिकों से वसूली करने को कहते हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख ने क्या आरोप लगाए हैं, आपको वो सुनवाते हैं। केंद्र शासन के जरिए मेरे ऊपर दबाव लाके देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उस वक्त उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ में एफिडेविट करने के लिए बोला था, आदित्य ठाकरे के खिलाफ में झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था, अजीत पवार के खिलाफ झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था। उसका कल मैंने बयान कल सब माध्यम को दिया है। और जो मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया और हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था, उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ये पेन ड्राइव है, कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। अब पेन ड्राइव का मामला बहुत जल्दी रफ्तार पकड़ने लग गया है, क्योंकि सबको पता है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को महाराष्ट्र में पता है कि महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले। इसलिए महाराष्ट्र कांग्रेस भी एक्टिव हो गई। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी फडणवीस पर हमला बोला है। बिल्कुल सच होगा जो अनिल देशमुख जो कह रहे हैं वो सच होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद देश में जिस तरह से ईडी और सीबीआई का यूज किया गया है वो कभी नहीं किया गया है। वो यूज इन लोगों ने किया और उसके परिणाम कई लोगों को भुगतने पड़े। निरपराध लोगों को इन लोगों ने जेल में डाल के रखा है। जो इनके फेवर में है उनको छोड़ दिया गया है। उनके ऊपर के ईडी की केसेस वापस ली गई है, सीबीआई की केसेस वापस ली गई है। तो अनिल देशमुख जी जो कह रहे हैं वो बात सच होंगी, ऐसा हमें लगता है। देवेंद्र फडणवीस भी दावा कर रहे हैं उनके पास भी ऐसे कई दस्तावेज हैं जो विपक्षी नेताओं को परेशान कर सकते हैं। इस बीच आशीष शेलार नेता बीजेपी ने क्या रिएक्शन दिया वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, चोर मौसेरे भाई संजय राउत और अनिल देशमुख अभी क्यों बोल रहे हैं? वो बेल पर आकर महीनों हो गए, तब इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तभी नहीं बोले। अनिल देशमुख विधानसभा में, संजय राउत राज्यसभा में इस विषय के उनके ऊपर अन्याय हुआ तो उसकी बात ना उन्होंने की, ना किसी को बताया। इस दरमियान बेल पर आने के बाद बहुत सारी सभाओं में हो गए, तब उन्होंने बात नहीं की। ये स्क्रिप्ट के आधार पर बोल रहे, इनका स्क्रिप्ट निर्माता बुलाने वाला कोई और है और इसके लिए सफेद झूठ है। अब महाराष्ट्र में किसके पेन ड्राइव में, किस नेता के पेन ड्राइव में क्या छिपा है ये तो वही नेता जानता होगा। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत के इस सस्पेंस ने लोगों की दिलचस्पी महाराष्ट्र की सियासत में जरूर बढ़ा दी है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में सस्पेंस है तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर भी उतना ही सस्पेंस है। क्या होगा अरविंद केजरीवाल का? अरविंद केजरीवाल को बेल कब मिलेगी? यह सवाल आज आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का हर नेता जानना चाहता है, क्योंकि एक बार फिर से बेल डिनाई होगी अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ईडी ने केजरीवाल पर शिकंजा कसा, उसके बाद केजरीवाल सीबीआई के चक्रव्यूह में फंस गए और जेल से बाहर निकलने की कोशिश में लगे केजरीवाल को झटके पर झटके लग रहे हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी की ओर से कोर्ट में जमानत के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है, लेकिन केजरीवाल की सारी कोशिशें, आम आदमी पार्टी की सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही हैं। और एक बार फिर से कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मायूसी ही हाथ लगी, जिसके बाद केजरीवाल का कम से कम जुलाई में तो जेल से बाहर आने का रास्ता खुलता नहीं दिख रहा है। दरअसल दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। साथ ही केजरीवाल के डिप्टी रह चुके मनीष सिसोदिया के कविता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हाजिर किए गए। इसके कुछ देर बाद कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और फिर राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को बड़ा झटका दिया। सीबीआई केस में कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत फिर से बढ़ा दी। सीबीआई केस में केजरीवाल अब 8 अगस्त तक जेल में रहेंगे। केजरीवाल को सिर्फ सीबीआई केस में झटका नहीं लगा है, बल्कि एक छोटी सी गलती की वजह से ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी केजरीवाल को निराशा हाथ लगी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल के लिए बाहर आने का रास्ता नहीं खुल पा रहा है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ गई है। इस केस में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक बेल बॉन्ड नहीं भरा गया। कोर्ट ने केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता और इस केस के बाकी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले 17 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। करीब 2.5 घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा था कि जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को करेंगे। तब सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं। लेकिन यह बता देना जरूरी हो जाता है कि ईडी की चार्जशीट में क्या है और केजरीवाल को कोर्ट से तारीख पर तारीख क्यों मिल रही है। दरअसल दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने 9 जुलाई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 208 पेज की 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केस का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया और कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। इसमें से 45 करोड़ रुपए केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के कैंपेन पर खर्च किया था। वहीं सीबीआई ने यह भी कोर्ट में दावा किया कि उसके पास दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल के खिलाफ कई सबूत मौजूद हैं और इसी वजह से केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिलने में इतनी दिक्कतें आ रही। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जहां आज अरविंद केजरीवाल को झटका दिया, वहीं दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल के लिए राहत की खबर आई और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में अब अपनी लीगल टीम से मीटिंग कर पाएंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके मांग की थी कि उनको वकीलों के साथ और मीटिंग करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि उनके ऊपर कई सारे केस हैं और अदालत में उन केस को लड़ने के लिए वकीलों के साथ मिल रहा मौजूदा समय पर्याप्त नहीं है और केजरीवाल की इस याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर कर दिया, जिसके बाद केजरीवाल को अब कम से कम कोर्ट में अपने वकील के साथ जेल से कैसे बाहर निकले इस पर वो जेल में ही चर्चा कर सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी सांसदों ने राज्यसभा में भी केजरीवाल की जमानत का मुद्दा उठाया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि कुछ दो जेल का बजट ही कम से कम बढ़ा दो, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को अगर जेल में ही रहना है तो बजट तो होना ही चाहिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है, इसलिए कम से कम जेलों को तो ठीक कर दो। अब आपको बताते हैं आखिर दिल्ली शराब नीति घोटाला क्या है जिसने केजरीवाल और उनके कई नेताओं की मुसीबत बढ़ाई। दरअसल दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी और इसी नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया था और हर जोन में 27 दुकानें खोलने की बात कही गई थी। इस तरह से पूरी दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खोली जानी थी। इस नीति के तहत सभी सरकारी ठेकों को बंद कर सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया और प्राइवेट प्लेयर्स लेकर आए। दिल्ली सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया कि इससे 3,500 करोड़ का फायदा होगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने शराब की दुकान के लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। इसी में मनी लॉन्ड्रिंग और इसी में प्राइवेट मेंबर्स की एंट्री के लिए रिश्वत लेने का आरोप आम आदमी पार्टी के करता धरता अरविंद केजरीवाल और उनके साथी ने